नमस्कार। तो मेरे प्रिय छात्रों, पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों का प्रथम वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूं। तो छात्रों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में तीसरे पाठ निंदा रस के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी द्वारा किस प्रकार दूसरों पर दोष लगाने वाले व्यक्ति या निंदक जिसको कहा जाता है उसके बारे में बताते हुए महाभारत के सन्निवेश का भी उदाहरण देते हैं कि कैसे व्यक्ति ईर्ष्यावश होकर भी चेहरे पर कुछ आने नहीं देता, लेकिन अवकाश प्राप्त होते ही प्राणघाती हमला कर देता है। वैसे ही दोषपूर्ण व्यक्तित्व वाले लोग ही दूसरों पर निर्दोष रूप से बिना किसी स्वार्थ के भी दोष लगाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। और इसी सिलसिले में वो अपने एक मित्र जो कि झूठ बोलने की आसक्ति रखता है, जैसे आया तो एक दिन पहले है, लेकिन जब लेखक से मिलने आता है तो वो उनसे कहता है कि अभी अभी आया हूँ और सीधे तुमसे मिलने आया हूँ। तो इस प्रकार मिथ्यावादी या फिर निंदा के स्वभाव से पूर्ण व्यक्तियों की चर्चा के सिलसिले में पाठ को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं, वह बैठा, मेरा मित्र जो था वो बैठा, फिर कब आए, कैसे हो, वगैरह वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि शायद ऐसी ही काली तस्वीर मेरी उसने ग के सामने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था और अब फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में वह धराशायी करता हुआ आगे बढ़ लेता। छात्रों, धराशायी अर्थात पराजित करना, उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना। तो यहाँ पर निंदा के संदर्भ में लेखक का मंतव्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, उस पर दोषारोप कई बार अपने मौज मस्ती के लिए करता है, तो कई बार उसका नाम खराब करने के लिए करता है। स्वविनोद या फिर आनंद की बात यहाँ पर मूलभूत मानी जाती है। तो इस प्रकार लेखक का जो मित्र था, जिसे दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों पर निंदा करना अच्छा लगता था, वह लेखक के सामने बैठकर सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल दूसरों की बुराई करता चला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, अद्भुत है यह मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। तो छात्रों, कैटलॉग अर्थात जैसे हम देखते हैं कई दुकानों में कैटलॉग हमें मिलता है, कपड़े की दुकानों में मानो या फिर पेंट की दुकानों में। उसमें होता क्या है, उसमें प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चित्र पर उसका संपूर्ण स्वरूप या उसके निर्माण से लेकर उसके अंतिम स्थिति तक पहुंचने तक उसका जो भी ब्यौरा है वो चित्रित होता है या फिर प्रिंटेड होता है, तो उसे हम कैटलॉग कहते हैं। तो लेखक मजाक में कहते हैं कि मेरे दोस्त के पास दोषों का कैटलॉग है, मतलब अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग गालियां हैं, अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग दोषों को वो उन पर लांछित कर सकता है। इस प्रकार तो मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर सकता है या कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथों अपने विरोधियों की भी बुराई करवा लो या फिर गत इसके हाथों करवा लो। गत करवाना अर्थात बुराई करवाना। मैं अपने विरोधियों के नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया।
जैसे लकड़ी चीरने की मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और मशीन उसे चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर योद्धा को शायद ऐसा ही सुख होता होगा। तो लेखक आगे कहते हैं, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। यह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह जब मेरा मित्र मुझसे मिलने आया था तब केवल वही इकलौता निंदक था। मैं सुचरित्र वाला था, लेकिन उसके साथ बैठकर मैं भी उसी के जैसा बनता चला गया, क्योंकि मैंने भी अपने विरोधियों के, अपने शत्रुओं के नाम उसके सामने रखकर उससे उनकी निंदा करवाकर मैंने भी आनंद लिया। अर्थात मित्रों, कहना यही है, जैसे कबीर कहते हैं, जिन संगति बैठिए तैसो ही रंग होए। मतलब जैसे लोगों की संगत में हम रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बदलता चला जाता है। दूसरा पक्ष ये है, जब हम भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं, निंदा ही कर रहे हैं, तो हमें दूसरे निंदक पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए लेखक कहते हैं, मेरे मन में गत रात्रि के निंदक मित्र के प्रति सुबह तक मुझे लग रहा था कि मेरा मित्र बुरा है, बुराई करता ही रहता है, लेकिन अभी मैं भी उसके साथ बैठकर वही कर रहा हूँ, तो मेरे मन में उसके खिलाफ अब कुछ नहीं है, हम दोनों एक जैसे हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में तो भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे के बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तुष्टि अर्थात संतुष्टि, सुकून। निंदा की ऐसी ही महिमा है। अब वो कहते हैं, हमें खुशी किस बात की मिली कि हमने अपने विरोधियों की भरपूर जमकर बुराई की, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहीं जिससे कि हमारा मन हल्का हो गया। इसलिए वो कहते हैं, निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह पर बैठाकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर निंदा की विशेषता को लेकर लेखक बताते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि एक जगह पर आप 4 निंदा करने वालों को बिठाओ और उनके विरोध पक्ष में 4 राम भक्तों को बिठाओ। राम भक्त जो राम का गीत गाएंगे, राम का भजन गाएंगे, उनमें स्वर, आलाप, विलाप, लय, ताल, इसमें भेद आ सकता है। एक अच्छा गा सकता है, दूसरा बुरा गा सकता है, एक आगे हो सकता है, दूसरा पीछे हो सकता है। लेकिन मित्रों, निंदा करने वालों में तन्मयता, निंदा करने वालों की एक रसता, उसमें कभी भंग नहीं आता। बढ़ चढ़कर वो लोगों की निंदा करते हुए दिखते हैं। इसलिए वो कहते हैं, राम भक्तों में वो तन्मयता, वो एकाग्रता, वो आत्मीयता नहीं मिल सकती जो कि 4 निंदक के बीच मिलती है, 4 निंदा करने वालों लोगों के बीच मिलती हैं। इसलिए वो कहते हैं, निंदकों की एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, विनम्रता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छबाए पास रखने की सलाह दी है। तो छात्रों, यहाँ पर कबीर के एक दोहे का उदाहरण लेखक लेते हैं। कबीर का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिनु निर्मल करे सुभाए। तो उस दोहे का आधार इस पैराग्राफ में, इस भाग में लेखक लेकर निंदकों की विशेषता, निंदकों की आवश्यकता क्या है मनुष्य के जीवन में, उसको वो स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं।
अर्थात निंदक उतना ही ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए जितना कि घर के लिए आंगन की ज़रूरत है। जैसे घर का आंगन घर का हिस्सा होते हुए भी घर के अंतर्गत नहीं होता, वैसे ही निंदक मित्र मित्र होते हुए भी अपना नहीं होता। समय आने पर वो अपना प्रभाव दिखा ही देता है। तो इस प्रकार छात्रों, निंदा क्या है, निंदा कर्म कैसे होती है, निंदकों में और ईश्वर भक्तों में क्या अंतर है, उस पर लेखक यहाँ पर चर्चा करते हुए दिखते हैं। अब निंदा करने के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के निंदक हमको मिलते हैं इस समाज में, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। निंदा की विशेषता तो यहाँ तक हमने देखी, अब निंदा के प्रकारों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।